अस्सलामुअलैकुम। नोवेल अला नाम बाय ज़ैन नियाज़ी एपिसोड 24। मेहंदी। दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट मसरूफ सी उसकी खूबसूरती को और निखारने में लगी थी। लाइबा भी वहीं तैयार हुई थी और अब तैयार सी अपनी पिक्चर्स बनाने में मसरूफ थी। आमना तैयार हो चुकी थी, लेकिन सारिम को भी रेडी करना था, जो कि सबसे मुश्किल काम था। सादिया भी तैयार सी इधर उधर इंतजामात देखने में मसरूफ थी। दादी जान भी लाउंज में बैठी थी। राहिम के घर वाले आ चुके थे। अब सादिया लॉन की जानिब बढ़ी थी जब उनके सामने से तेजी से सैफ गुजरा था। उन्होंने ताज्जुब से सर झटका। ये नहीं सुधरेगा। हाशमी हाउस का वसी और पुरकशिश लॉन एक बार फिर बरकी कुमकुमों और फूलों से सजाया गया था। आज उनकी छोटी साहबजादी की मेहंदी थी। स्याह आसमान तले ये सजाई गई महफिल खूब रंगारंग और रोशन थी। एंट्रेंस को मेहंदी की मुनासबत से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। एंट्रेंस वॉक पाथ से तवील स्टेज तक जाता सुर्ख कालीन, उसके अतराफ में बिछी शीशे की मेजें जो एक दूसरे से खासे फासले पर थी। मेजों के अतराफ में लगी कुर्सियां, एक तरफ रिफ्रेशमेंट और खाने का इंतजाम, गजरों और मेहंदी के स्टॉल, संगीत का इंतजाम। मेहंदी की तकरीब काफी रंगारंग थी। कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ का इंतजार था। राहिम एंट्रेंस पर ही खड़ा था। साथिया उसे देखते ही रुकी और मुस्कुराते हुए उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। राहिम ने भी मुस्कुराते हुए फौरन सलाम किया। उन दोनों की मेहंदी की तकरीब एक साथ थी। सादिया अब मुस्कुराती हुई फातिमा की तरफ बढ़ी थी। फातिमा भी उठकर मुस्कुराते हुए उनसे गले मिली। सैफ और शहरी अब डीजे के साथ जमे बैठे थे, जो हर थोड़ी देर बाद फिजा में एक नया संगीत बखेर देता था। अचानक एंट्रेंस से एक स्याह लिबास में मलबूस जोड़ा आता दिखाई दी। सियाह रंग की टखनों तक आती लंबी फ्रॉक, जिस पर सुनहरी रंग का हल्का काम था, साथ हम रंग चूड़ीदार पाजामा, हम रंग दुपट्टा, पुश्त पर बिखरे घुंघराले बाल, मगरूर नाक में दमकती नन्ही सी डायमंड नोजपिन, होठों पर मुस्कुराहट, साथ में चलता पुरकशिश भजिया मर्द। स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस, सुनहरी आंखें, होठों पर मुस्कुराहट। वो दोनों एक साथ कदम बढ़ाते एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुए थे। उन्हें आता देखते ही राहिम मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा। राहिम और फारिस दोनों बगल गैर हुए। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारिस। राहिम ने मुस्कुराकर फारिस के बराबर में खड़ी जुमर को मुखातिब किया। वालेकुम सलाम राहिम साहब। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मिसेस फारिस। तशरीफ लाएं। राहिम ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को अंदर आने की दावत दी। मेरा दुपट्टा गाड़ी में फंस गया था और आप दोनों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हनैन खफा से कहती अब उन दोनों के साथ आकर खड़ी हुई थी। सुनहरी रंग के गरारा चोली में मलबूस जिस पर हल्का जरी का काम था, साथ मेहंदी रंग का दुपट्टा, वो प्यारी लग रही थी। जमर ने एक नजर हनैन को देखा, फिर फारिस को देखते हुए बोली, कैसे मामू हो तुम फारिस? तुम्हारी भांजी का दुपट्टा गाड़ी में फंस गया और तुम मजे से चलते अंदर आ गए। हाँ, सिर्फ मेरी ही भांजी, तुम्हारी तो कुछ नहीं लगती। फारिस भी जज्ब से बोला था। अब आप दोनों शुरू मत हो जाइएगा। मानना तो है नहीं आप दोनों ने। मैं लाइबा के पास जा रही हूँ। हनैन खफा सी कहती उजलत में अब घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है फारिस। जमर कहना नहीं भूली थी। आपको किसने कहा था कि इतना तैयार जो मुझे आपके अलावा सब दिखाई देना बंद हो जाए? फारिस मुस्कुराहट जब्त किए धीरे से बोला था। जमर के गाल सुर्ख हुए। वो अब अंदर की जानी बढ़ी थी। फारिस भी पीछे ही आया। आहिस्ता आहिस्ता हॉल में मेहमान तशरीफ ला रहे थे। अब एक और जाज़िबी शख्सियत जोड़ा अंदर आता दिखाई दी। गुलाबी रंग की फ्रॉक जिस पर सुनहरी रंग का जरी का काम था, साथ चूड़ीदार पाजामा, सुनहरी दुपट्टा, कानों में झूलते आवेज़, मासूम सा चेहरा, साथ में एक जाज़िबी शख्सियत मर्द, सफेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस, सियाह गहरी आंखें, बाल पीछे की जानिब सेट किए। वो दोनों मुस्कुराते हुए अब फारिस और जमर की टेबल की जानिब बढ़े थे, जहां वो दोनों बैठे थे। वो भी उन्हें आता देखकर अपनी जगह से उठे थे। सालार और फारिस मुस्कुराते हुए बगल गए। उमामा मुस्कुराते हुए जुमर से मिली। तभी उनकी जानिब जहान और उनकी मरह जमीला आते दिखाई दी। जहान सफेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस वजिया लग रहा था और हया पील ग्रीन कलर के लिबास में मलबूस हम रंग दुपट्टे के साथ सलीके से निकाब किए। जहान के बराबर में चलती वो अब उन सब तक आई थी। हाशिम नहीं आया। जहान फारिस से बगल गैर हुए मुस्कुराहट जब्त किए बोला था। वो क्यों आएगा? राहिम ने अपनी मेहंदी खराब करवानी है क्या? फारिस भी चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे जब्त से बोला था। तभी राहिम उनकी जानिब आता दिखाई दिया।
सालार और जहान भी अपनी जगह से उठकर उससे बगल गए। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी तकरीब को अपनी आमद से चार चांद लगाने के लिए, वो दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। भाई कैसे नहीं आते, एजेंसी के साथी हैं हम आखिर, फारिस जहान की तरफ इशारा करते हुए बोला। जहान ने भी मुस्कुराते हुए तायद की। और सालार साहब की तो बात ही अलग है, लड़कियां इन पर मरती हैं और ये मामा बीबी पर। फारिस ने मुस्कुराहट दबाए कॉम्प्लीमेंट पास किया, उसकी बात पर सब हंसे थे। राहिम अब दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया था। अचानक लाइट्स ऑफ हुई थी, मेहमानों में हलचल मची, सब इधर उधर देखने लगे। अदलान भाई जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है, सैफ जोर से चिल्लाया था। जाओ जिहान, तुम्हारा काम आ गया, हया मुस्कुराहट दबाए बोली। चलो सब 10 तक काउंट करो, जहान भी फखरिया अंदाज में बोलता अब जनरेटर सिस्टम की तरफ बढ़ा। चंद ही मिनटों बाद पूरा लॉन फिर से रोशनियों से जगमगा उठा था। जहान वापिस आता दिखाई दिया। चलो हम अनमता को देखने चलते हैं, मामा कहते ही अपनी जगह से उठी थी। जमर और हया भी उसके साथ ही उठी। अब वो तीनों घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी थी। वाह जहान, कमाल कर दिया तुमने तो, सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। तब ही सैफ किसी जिन के तरह हासिल हुआ। अब वो फारिस के सर पर खड़ा था। आप फारिस भाई हैं ना, वो हैरानगी से पूछ रहा था। उसके बाद पर फारिस ने मुस्कुराते हुए फखरिया अंदाज में सर को खम दिया। जो 2 नंबर आदमी के लकब से भी मशहूर हैं, वही जो 4 साल में जो 4 साल जेल में गुजार कर आए। जेल पलट और 2 नंबर आदमी जो बर्तन भी धोते। सैफ के चेहरे पर अभी भी बेयकीनी थी। अगर तुम्हारी बहन की मेहंदी ना होती तो मैं तुम्हें भी धो देता, फारिस ने जब्त करते दिल में सोचा। जी जी बिल्कुल, मैं वही हूँ, वो एक बार फिर चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे जब्त से बोला। फारिस की इज्जत अफजाई पर जहान और सालार ने बड़ी मुश्किल से अपने कह के दबाए। अब सैफ सालार के सर पर खड़ा था। और आप सालार भाई हैं ना, सैफ की बात पर सालार पुरजोश हुआ था। उसके तो कॉम्प्लीमेंट भी अच्छे थे, वही जिन्हें सब ढीठ आदमी के लकब से जानते हैं। अगले ही पल सैफ ने उसे गलत साबित किया। मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। सैफ ने सालार का डायलॉग दोहराकर अब जायजी नजरों से उसे देखा। ये भी तो कह सकते थे जिसके पीछे सारी लड़कियां मरती हैं। सालार ने मुंह बसोरे दिल में सोचा। उसे अपना ये वाला तारुफ कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं भी खुदकुशी की एक कोशिश जरूर करूंगा, अगर इस साल भी मुझे कोई लड़की ना मिली तो। सैफ अब कहते साथ ही जहान की तरफ बढ़ा था। उसके बाद पर फारिस और जहान खुलकर हंसे थे। आप तो जहान भाई हैं, आपसे तो अभी मुलाकात हुई है मेरी। आपको सब गरीब आदमी के लकब से जानते हैं। सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड, उसने कहते साथ ही बतीसी निकाली थी। शुक्र है इसने डोली वाला जिक्र नहीं छेड़ा। जहान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। जी, मैं वही गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी कहना फिर भी बेहतर था, उसने दिल में सोचा। कम से कम आदमी तो है। अचानक ही एंट्रेंस से अनमता मेहंदी रंग के खूबसूरत अरूसी कामदार लिबास में मलबूस सजी सवरी आती दिखाई। उसकी एक तरफ लाइबा, आमना और हनैन, जबकि दूसरी तरफ जुमर, हया और इमामा मुस्कुराहटें बखेरती अंदर दाखिल हुई थी। राहिम सफेद रंग के कुर्ते शलवार साथ मेहंदी रंग की बास्केट में मलबूस, जो अनामता के लिबास से मेल खाती थी। वो वजिया साजलान और कासिम के साथ एक साइड पर खड़ा बातों में मसरूफ था जब उसकी नजर बेसाख्ता ही एंट्रेंस पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नजदीक आ रही थी। अचानक तमाम आवाजें थमी और वो खुद भी थम गया। राहिम ने अब बेसाख्ता ही उसकी जानिब कदम बढ़ाए। अनमता ने झुकी नजरें उठाकर देखा, वो सामने ही था। वो मुस्कुराई। राहिम ने भी मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। आमना ने अनमता का हाथ राहिम के हाथ में दिया। कुदरत उस पर मेहरबान थी। अब वो दोनों आगे थे, बाकी सब उनके बराबर में और कुछ पीछे। राहिम ने स्टेज से स्टेज तक कदम बढ़ाए, फिर अनमता के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे वो थामते अब ऊपर आई। बाकी सब अपनी जगहों पर जा बैठे थे। अब क्या करना है पप्पू? हनैन ने जमल के कंधे पर झुकते धीरे से बोला। वही करना है जो प्लान बनाया। जवाब इमामा की तरफ से था। सलार के कानों में उसकी आवाज पड़ी थी। ओके, मैं लाइबा से भी पूछती हूँ। हनैन अब वापस लाइबा की तरफ गई। क्या करना है स्वीट हार्ट? सालार ने इमामा के कान में सरगोशी की। इमामा ने मुस्कुराहट दबाए सालार को देखा, फिर पूछा। हमने जूता छुपाई का प्लान बनाया। मेहंदी में जूता छुपाई? सालार हैरानगी से बोला। हाँ, जूता छुपाई, उमामा ने फिर से बताया। ओके स्वीट हार्ट, जैसा तुम कहो। इमामा इसकी बात पर मुस्कुराए। थोड़ी ही देर में तकरीब शुरू हुई थी। सब एक एक करके मेहंदी की रस्म अदा करने लगे। साथ ही कैमरामैन उन खूबसूरत यादों को कैमरे की आंख में कैद कर रहे थे।
बेटा इतनी देर लगा दी आने में। हयात और फायजा अभी अभी सैलून से आई थी, तब सादिया ने उनसे पूछा। जी मम्मी, वो मेकअप आर्टिस्ट सबको तैयार कर रही थी, फिर मैं हयात के साथ सैलून चली गई। वहां भी बहुत टाइम लग गया। फायजा अब जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा सेट करते हुए कह रही। उन्हें आता देखते ही अब अजलान और कासिम भी उनकी तरफ बढ़े थे। माशाल्लाह। कासिम ने मुस्कुराते हुए हयात के करीब होकर सरगोशी की। हयात मुस्कुराई। अदलान ने भी मुस्कुराते हुए फायदा के कान में कुछ कहा। उसकी बात पर फायदा भी मुस्कुराई थी। फिर वो सब स्टेज की तरफ बढ़े थे। अब लाइबा, आमना, हनैन, जमर, हया, इमामा, फाइजा और हयात एक साथ बैठी जूते छुपाई की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन मसला ये था कि राहिम के जूते उसके पैरों में थे। उसके पैरों से जूते निकालना सबसे मुश्किल काम था। दादी जान, आमना के दिमाग की बत्ती अचानक जली थी। हम दादी जान की मदद ले सकते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारी दादी जान को घेर कर बैठी थी। दादी जान, आप समझ गई है ना क्या करना है? आमना ने दोबारा पूछा। हाँ बेटा, मैं सब समझ गई हूँ। दादी जान भी शरारत से कुछ सोचते हुए बोली थी। अब दादी जान राहिम के बराबर में खाली जगह पर आ बैठी थी। बेटा, हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म दुल्हा जूते पहनकर नहीं करता। सादिया ने नहीं बताया क्या तुम्हें? दादी जान ने एक नजर राहिम के पैरों में पहने जूतों को देखा, फिर एक नजर उसके चेहरे पर डाले बोली। दादी जान, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। वो शर्मिंदा सा बोला। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, जूते उतार कर एक साइड पर रख दो। उन्होंने मशवरा दिया। राहिम ने फौरन जूते पैरों से निकालकर वहीं सोफे के नीचे कर दी। दादी जान ने एक दो तस्वीर बनवाई, फिर अपना फर्ज अदा करती मुस्कुराहट दबाए स्टेज से नीचे आई। साथ ही थंब अप करके उन सबको मिशन अकम्प्लिश होने का इशारा किया। वो सब बेसाख्ता ही हंसी थे। दाल में कुछ तो काला है, लेकिन चाहे दाल काली हो या पीली, मैंने कौन सा खानी? दूर बैठे फारिस ने दिल में सोचा। अगला काम जुमर का था। वो बड़ी ही सहूलत के साथ अपनी जगह से उठकर स्टेज तक गई थी और पीछे की जानिब से हाथ बढ़ाकर जूते उठाकर मुड़ी जब फारिस उसके सर पर खड़ा था। उसने एक नज़र जुमर और उसके हाथ में राहिम के जूते देखे, फिर एक नज़र बाकी खवातीन पर डाली जो उसे अपनी जानिब देखते ही अब इधर उधर देखने लगी थी। लेकिन हनैन वहीं देख रही थी, साथ ही बतीसी की नुमाइश की। अपनी ये दो नंबरियां जरा कम करना, जमर जब्त से बोली थी। फारिस ने एक गहरी नजर उस पर डाली। ओके, जैसा तुम कहो। उसने भी फर्मा बरदारी का मुजाहिरा किया। तुमने मुझे फिर से तुम कहा। घर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। जुमर एक गुस्से भरी नजर उस पर डाली जूते लिया वहां से निकली थी। जुमर ने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया। फारिस खला में देखते बोला। इमामा मुझे सब कुछ बताकर गई है, अब मैं किसी और को बताकर उसे नाराज नहीं कर सकता। सालार भी उदासी से बोला था। आखिर वापस घर भी तो जाना था। अब उन दोनों की गहरी नजरें जिहान पर थी। वो दोनों टिकटिकी बांधे उसे घूर रहे थे। क्या? जिहान ने सिर पटाकर पहलू बदला। अब एक तू ही है जो राहिम को जाकर बताएगा कि उसके जूते चोरी हो चुके। फारिस मेज पर हाथ मारते बोला था। जिहान ने पीछे मुड़कर एक नजर उस मेज पर डाली जहां सारी लड़कियां बैठी हंस रही थी, फिर दोबारा उन दोनों की तरफ देखा जो अभी भी उसे ही घूर रहे थे। लड़कों की इज्जत अब तेरे हाथ में है, जा जाकर बता दे राहिम को। फारिस और सालार ने उसे जोश दिलाया। जिहान की मुस्कुराहट गहरी। अब वो कुछ सोचते हुए स्टेज की जाने बढ़ा और राहिम के पास आ खड़ा हुआ। अभी उसके बराबर में एक ज़ईफ खातून बैठी थी। जिहान को खड़ा देखकर वो अब रस्म अदा करती वहां से उठी थी। उनके उठते ही अब जिहान भी सहूलत से उसके बराबर में बैठा था। राहिम, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? उसने राहिम के मोजे पहने पैरों की तरफ इशारा किया। यहीं रखे हैं। राहिम ने दूसरी तरफ इशारा करते साथ ही देखा। उसकी आंखें हैरत से फैली थी। अभी तो यहीं थे, सामने मूवी बन रही थी, अब वो हाथ से टटोल कर भी नहीं देख सकता। यहीं रखे हैं, वो पुरसुकून सा बोला था। अब क्या करूं, जहान ने दिल में सोचा। अब बस एक ही फटा ढोल है जो बकायदा ऐलान कर सकता है। जहान की नजरें उस फटे ढोल पर ही जमी थी। अब वो वापस वहां से उठकर उसी की तरफ बढ़ा था। राहिम ने नासमझी से उसे जाते देखा। दूल्हे के जूते चोरी हो गए। जहान सहूलत से सैफ के बराबर से गुजरता बोलकर सीध में पड़ गया। सैफ के कान खड़े हुए वो सीधा ही स्टेज की तरफ भागा था। राहिम के पैरों में वाकई जूते नहीं। दूल्हे के जूते चोरी हो गए, सैफ ने एक जोरदार ऐलान किया था। हैं? चोरी हो गए? दूल्हे के जूते चोरी हो गए। मेहमानों में हलचल मची थी। हाँ, चोरी हो गए। अब की बार फारिस और सालार स्टेज के सामने खड़े एक आवाज होकर बोले थे। बाकी सारी लड़कियां भी वहीं आकर खड़ी थी। राहिम अभी भी पुरसकून सा अपनी जगह पर बैठा था।
लेकिन किसने किए? अब की बार सादिया ने पूछा था, जो अनमता के साथ ही बैठी। हमने, आमना सामने आकर मुस्कुराहट दबाए बोली। हमने सोचा क्यों ना आज ही जूता छुपाई की रस्म कर ली जाए। क्यों राहिम भाई? साथ ही राहिम से भी राय ली। जी जी, क्यों नहीं, जरूर बताएं। फिर कितना नेक चाहिए आप सबको? और मेरी सालियां हैं कितनी, ये भी तो पता चले। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी वो छह एक दूसरे के हाथ थामे सामने आए। लाइबा। राहिम ने सवालिया नजरों से लाइबा को देखा, जो कि उसी कतार में खड़ी थी। भाई, जूता छुपाई के वक्त मैं अनमता की साइड पर हूँ, और रास्ता रुकाई के वक्त मैं आपकी साइड पर। वो बतीसी निकाले बोली थी। उसकी बात पर सब हंसे थे। ये भी ठीक है, राहिम कहते ही मुस्कुराया, साथ ही एक नजर बराबर में बैठी अनमता पर भी डाली। हम छह हैं, हर एक के 50,000, मतलब टोटल हुए 3 लाख। आमना सोचकर हिसाब लगाते बोली थी। उसकी बात पर जिहान का मुंह खुला का खुला रह गया। 3 लाख, वो कहता सामने आया था। हम क्यों हार माने, हम जूते ढूंढेंगे। हाँ हाँ, हम जूते ढूंढेंगे। फारिस और सलार भी उसके बराबर में आ खड़े होकर बोले। हाशिम सब संभाल ले। अचानक आवाज गूंजी थी। सबने मुड़कर एंट्रेंस की जानिब देखा, जहां से एक और पुरकशिश और जाज़िबी शख्सियत मर्द आता दिखाई दिया। हाशिम भाई? हुनैन के लबों ने जंबिश की। इसे भी बुलाया था? फारिस ने मुंह बसूरे दिल में सोचा। अब वो कदम उठाता स्टेज की तरफ आ रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकालकर कॉल मिलाई। हाँ। हेलो, खबर? राहिम के जूते चोरी हो गए हैं, पता लगाओ किसने किए। एक मक्खी तो मार नहीं सकता, हाशिम सब संभाल लेगा। फारिस जेरे लब बुड़बुड़ाया था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सबकी 3 लाख की डिमांड है बस। राहिम ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी राहिम भाई, आमना ने कहा। राहिम ने इशारे से अजलान को अपनी तरफ बुलाया। अजलान, उन सबके अकाउंट में 50-50 हजार ट्रांसफर करवा दो। ओके। अजलान ने भी इस बात में सर हिलाया। सबने होटिंग की, साथ ही तालियां बजाई थी। आखिर लड़कियां जीत गई थी। लड़कियों के मजे। सैफ ने शायरी के कान में सरगोशी की। उसकी बात पर शायरी हंसा था। अब जूते भी ले आए, फारिस ने जुमर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं रुके सैफ। राहिम ने सैफ को आवाज लगाई। जाओ, आप ही के साथ और जूते ले आओ। सैफ भी फर्मा बरदारी से उनके साथ जाकर जूते ले आया था। थोड़ी ही देर में खाना लगा दिया गया था। अब सब खाने में मसरूफ दिखाई देते। अनमता लाइबा के साथ स्टेज पर ही बैठी खाना खा रही थी। राहिम अपने दोस्तों के साथ जा बैठा था। वो हैं बिलाल भाई, जिसकी तुम्हारे राहिम भाई ने धुलाई की थी। अनमता ने मुस्कुराहट दबाए लाइबा को इशारे से बताया। लाइबा ने भी फौरन उसके इशारे का ताक्कुब किए देखा। राहिम भाई नहीं, घोस्ट भाई बोलो, कहते साथ ही वो हंसी थी। लेकिन पीछे खड़े सैफ के हलक से गिल्टी उभर कर मालूम। मतलब वो घोस्ट राहिम भाई जिन्होंने बिलाल भाई की उल्टा लटका कर मारा था। मतलब अब तो पक्का लाइबा से 10 फुट के फासले पर दिखाई देना चाहिए मुझे। वो दिल में सोचते अब वहां से खिसका था। अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे करवाए तुमने, जहान अजलान की तरफ देखते मुस्कुराकर बोला। शुक्रिया जहान। हाशिम, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अब की बार राहिम हाशिम की तरफ देखते हुए सहूलत से बोला। तुम तो जानते हो, बिजनेस डीलिंग्स, फिर एक केस भी आया हुआ था। अब मैं बेरोजगार तो हूं नहीं। बेरोजगारी के बात पर फारिस ने मुठियां भींची। हाशिम की तरफ देखा। चलो भाई, अब सब भंगड़े डालेंगे। कहाँ है सारे लड़के? सब खाना खा चुके थे और अब सब बातों में लगे थे जब कासिम ने आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में सैफ ने भंगड़े के लिए अलग से संगीत लगवाए थे। अब सब लड़के गोल दायरा बनाए भंगड़े डाल रहे थे। बाकी सब उनके अतराफ में खड़े लुत्फ अंदोज हो रहे थे। साथ ही तालियां भी बजा रहे थे। शहरी उन सबको देखते भंगड़े डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर नाकाम सा कुर्सी पर आ बैठा। आओ ना शहरी, अजलान ने उसे आवाज लगाई। नहीं अजलान भाई, मुझे नहीं आ रहा ये। उर्दू तो सीख ली, लेकिन भंगड़े नहीं डालने आते। लाइबा उसके बराबर में खड़ी बोली, साथ ही हंसी दबाई। शहरियार भी अपने बराबर में खड़ी लाइबा पर एक नजर डाले, फिर से उठ खड़ा हुआ। लाइक चैलेंज एक्सेप्टेड। अरमता ने भी हंसी दबाई, साथ ही बोली। तुम इसे सब कुछ सिखा कर ही भेजोगी? उसकी बात पर लाइबा भी हंसी थी। वैसे शरीफ मुझे अच्छा लगा। गुड लुकिंग, वेल मैनर्ड, सब कितने कितने अच्छे से बात करता है, लेकिन अमेरिका से है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो तुम इतनी दूर चली जाओगी। अनमता धीरे से बोली थी। लाइबा के चेहरे का रुख उसी की तरफ था। और जैसा कि तुमने पहले बताया था कि वो अपनी पैदाइश के बाद पहली बार पाकिस्तान है, तो सोचो बाद में क्या होगा। मुझे लगता है हमें अभी इस रिश्ते को कंसीडर नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम लो और सोचो, फिर कोई फैसला करना। हम्म, तुम ठीक कह रही हो। लाइबा ने भी कुछ सोचते हुए इस बात में सिर हिलाया। आज आपने मेहंदी नहीं लगाई, राहिम ने उसके बराबर में बैठते ही धीरे से कहा था। अनमता मुस्कुराई।
और आज आपने हमें गजरे पहनाने का शर्फ भी नहीं बख्शा। एक और शिकवा। खामोशी, गहरी खामोशी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, दुल्हन अपने इवेंट्स पर कम बोलती है। अब उसने अपने सवालात के जवाबात खुद ही देकर खुद को सहमत किया। वो एक बार फिर मुस्कुराई, साथ ही मोबाइल ऑन करके राहिम की चैट ओपन की। राहिम, मैं भी नहीं बोल सकती, साथ ही एक सैड इमोजी। अचानक हाशमी हाउस के बाहर लगातार तीन सियाह गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें कसरती जसामत वाले गार्ड्स बुलेट्स थामे सवार थे। और अब एक खास सूटेड बूटेड शख्स दो गार्ड्स के हमरा दाखिली दरवाजे से लॉन की जाने बढ़ता दिखाई दिया। जब गेट पर मुस्तैदा गार्ड्स ने उनका रास्ता रुका और अब एक फौरन इत्तला देने अंदर की जाने बढ़ा। गार्ड अजलान को देखते फौरन उसकी जानिब आया। अब अजलान ने भी उसे अपनी तरफ आता देखकर कदम उसकी तरफ बढ़ाए। कासिम, जो सब लड़कों के साथ भंगड़े डालने में मसरूफ था, अचानक उसकी नजर अजलान पर पड़ी, जो कि एक गार्ड के साथ लॉन से बाहर की तरफ निकला था। वो भी नासमझी से उसके पीछे आया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खयाम इब्ने खलील है, उसने अदब के साथ कहते ही मुस्कुराकर मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी कासिम भी साथ आ खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम। अजलान ने नासमझी से उसका बढ़ाया गया हाथ थामा और मुसाफा किया। मैं राहिम सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कौन और कहाँ से आए? और ये इतने सारे गार्ड्स? अब की बार कासिम तैश और नासमझी के मिले जुले तासुरात लिए उसके पीछे खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा करते बोला, जिनमें से कुछ बुलेट्स और कुछ आगे को हाथों में तहाइफ उठाए खड़े थे। ये मैं उन्हीं को बता सकता हूँ और किसी को बताने की इजाजत नहीं है मुझे। वो नरम लहजे में एक नजर अपने पीछे खड़े गार्ड्स और फिर से कासिम को देखते बोला। लेकिन इस तरह बिना बुलाए अजलान ने हाथ के इशारे से कासिम को खामोश रहने को कहा। ठीक है, आप आए मेरे साथ। अजलान अब खयाम को लिए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, साथ ही कासिम को राहिम को बुलाने का इशारा किया। अब वो चारों एक कमरे में मौजूद थे, लेकिन खयाम साहब को देखकर लगता था कि वो अजलान और कासिम के सामने कोई बात नहीं करना चाहते। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं राहिम साहब? खयाम ने नरम लहजे में राहिम की तरफ देखते पूछा। जी जरूर। राहिम के हामी भरते साथ ही अजलान उसके कंधे पर हाथ रखता बाहर की जाने बढ़ा। कासिम भी एक तेज नजर उस पर डालते साथ ही बाहर आया। ये कौन है, तुम जानते हो? कासिम ने अब के अजलान से पूछा था। अजलान ने भी नफी में सर हिलाया, साथ ही बोला, जितने प्रोटोकॉल के साथ वो लोग आए हैं, कोई आम लोग तो नहीं होंगे। खैर, हम पता लगा लेंगे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आज तक हम अपने दुश्मनों को मुश्किल वक्त देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। अजलान ने मुस्कुराकर कहते उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने इन गार्ड्स की यूनिफॉर्म्स पर जो मोहर उस पर गौर किया? कासिम संजीदगी भरी नजर उन गार्ड्स पर डाले बोला। हाँ देखिए, लेकिन इसका क्या मतलब है? अजलान ने नासमझी से पूछा। ये पाशा के आदमी है, कासिम ने सहूलत से कहा। दूसरी तरफ अजलान ने हैरानगी से एक बार फिर उन गार्ड्स की तरफ देखा था, जो हाथों में बुलेट्स थामे किसी रॉबर्ट्स की तरह बगैर किसी हरकत के अपनी जगहों पर खड़े थे। इतना तो जानता हूं कि पाशा कोई भी काम अपने जाती मफाद के बगैर सरंजाम नहीं देता, और इन गार्ड्स का यहाँ आना, हमारे जातियात में दखल, राहिम की मेहंदी के दौरान तहाइफ लाना, वो भी गार्ड्स के प्रोटोकॉल के साथ, मुझे ठीक नहीं लगा। वो जब्त हमारे मुठिया भीचे बुला था। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, अजलान ने भी कुछ सोचते हुए बताई। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया था, हाशमी हाउस के अतराफ में उनके गार्ड्स पहले ही तैनात थे। कुछ ही देर बाद राहिम खयाम के हमरा बाहर आता दिखाई दिया। खयाम अजलान और कासिम को अलविदाई कलिमात कहे फिर बाहर के जाने बढ़ गया। उसके बाहर आते ही गार्ड्स एक्टिव होकर खयाम के हमरा गाड़ियों में सवार हुए और जुन के साथ गाड़ियां आगे बढ़ गई। राहिम, अजलान अब राहिम को पुकारते उसकी तरफ बढ़ा। कासिम भी पीछे ही आया। पाशा ने मुझे शादी की मुबारकबाद दी, उसने मुस्कुरा कर कहते एक नजर उन दोनों पर डाली। क्या? कासिम उसकी बात सुनकर भौंच कर रह गया। राहिम, वो एक क्रिमिनल है। कासिम ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर जब्त से अदा किया था। मैं जानता हूँ कासिम, वो कहते साथ ही एक बार फिर मुस्कुराया था, फिर बोला, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा कोई दुश्मन खुद चलकर हमारे घर आया। बड़े जिगरे की जरूरत है। अगर हम चाहते तो हमारे तो बाहर ही हमारे गार्ड्स उन्हें भून कर रख देते, लेकिन वो जानता था हम ऐसा नहीं करेंगे। ये केस कोई आम केस नहीं है, ना ही पाशा कोई आम क्रिमिनल है। वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस सब के पीछे पाशा को कोई मुफाद छुपा है। कासिम अब रुचकाए बोला था। राहिम ने नजरों का रुख कासिम की तरफ किया, फिर एक गहरी सांस खारिज की। इतना वक्त उसे ट्रैप करने के बावजूद, उसके साथ काम करने के बावजूद तुम कुछ हासिल नहीं कर सके कासिम।
तुम एक क्रिमिनल के सामने रिवील हो गए। वो कासिम पर एक गहरी नजर डालते बोला, तुम जानते हो कासिम, इस तरह के क्रिमिनल्स की कोई कमजोरी नहीं होती, ना ही उनमें एहसास होता है। कमजोरी रिश्ते मतलब मौत, और जो उनकी कमजोरी बनता है उसका गला ये अपने हाथों से घोट देता है। इनके रिश्ते इनकी कमजोरी है, और हमारे रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत। आज उसने खुद अपने रास्ते मुझ तक हमवार किए, मैं इन रास्तों को हमवार रखूंगा और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके उस तक पहुंचूंगा। अब पाशा को अंजाम तक सुल्तान पहुंचाएगा। राहिम भाई, फातिमा आंटी आपको बुला रही हैं, सैफ ने राहिम के बराबर में खड़े होकर कहा। राहिम ने एक नजर सैफ को देखा, फिर लॉन की जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद मेहंदी की तकरीब का इख्तिताम हुआ था। तुम अभी तक जाग रही हो? शहरियार किचन में दाखिल होता हैरत से बोला था। नींद नहीं आ रही थी, फिर सोचा कॉफी बना लूं। वो शेल्फ से पुश टिकाए पुरसुकून से बोली, तुम्हें और नींद नहीं आ रही? वो कहते साथ ही हंसा था। इन 4 दिनों में इतना तो वो जान गया था कि लाइबा मैडम की नींद कितनी बेहोशी वाली होती है। हाँ, नहीं आ रही थी, वो खफा सी बोली थी, साथ ही चेहरा फेर कर कॉफी में शुगर क्रीमर ऐड की। उसकी कॉफी रेडी थी। अब मग उठाकर उसने दोबारा रुख मोड़ा। एक्चुअली कल भाई की बारात है, इतने काम है, मुझे वही सोच सोच कर नींद नहीं आ रही। कहते साथ ही कॉफी का एक सिप लिया। तुम आज अच्छी लग रही थी, वो किचन के दरवाजे से पुश टिकाए बोला था। लाइबा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, वो उसे नहीं देख रहा था, उसकी निगाहें दरवाजे के दूसरे हिस्से पर जमी थी। वो मुस्कुराई थी, साथ ही बोली, थैंक यू। वैसे तुम भी सही लग रहे थे, वो शरारत से बोली थी। अब की बार वो मुस्कुराया था। चलो, किसी ने गौर तो किया? उसके जवाब पर वो हैरानगी से होठों पर मुस्कुराहट लिए उसे तक रही थी। उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी, उसके जवाब हमेशा हैरान कुन होते थे। अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, होठों पर मुस्कुराहट वैसे ही थी। मुस्कुराहट तो उसने अपने होठों पर भी महसूस की थी। फिर फौरन संभल कर खुद को नॉर्मल किया। जहन में वही अल्फाज थे जो अनमता के थे। वो वापस ऊपर की तरफ बढ़ी थी। लाइबा, बेटा तुम अभी तक पैकिंग में लगी हो। मैंने कहा भी था कि पैकिंग एक दिन पहले कर लेना, लेकिन नहीं। मेरी किसी बात का तो तुम पर कोई असर नहीं होता। मम्मी, बस थोड़ी सी ही रहती है, आप परेशान ना हो। वो बेजारी से अपने हैंड बैग का जिप लॉक खोलते बोली, साथ ही हथेली अंदर डाली। उसकी आंखें एकदम फैली थी। उसने हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में सुर्ख रंग की चूड़ियां थी, अनमता की चूड़ियां। वो मासूमियत भरी रोनी सूरत बनाया फातिमा की तरफ देख रही थी। अनमता की चूड़ियां, उसने फिर से दोहराया, आवाज धीमी थी। ओह मेरे अल्लाह, अब की बार तो फातिमा ने अपना सर ही पीट लिया। मैं क्या करूं इस लड़की? अब कौन देने जाएगा? राहिम भी घर नहीं है। अनमता अलग से परेशान होगी, कहीं वो सैलून के लिए ना निकल जाए। वो कहते साथ ही फौरन उठी थी। तुम जल्दी उठो, शायरी से कहती हूँ, वो ले जाएगा तुम्हें। जल्दी करो। वो एक गुस्से भरी नजर उस पर डाले उजलत में कहती है, बाहर की तरफ बढ़ी थी। रास्ता यूं ही खामोशी से कटा था। वो अब गाड़ी से निकलकर अंदर की जानी बढ़ी थी। अनमता अपने कमरे में थी, इसीलिए वो सादिया से दुआ सलाम के बाद सीधा ऊपर ही आई थी। शहरी लाउंज में बैठा दीवारों पर लगे आर्ट वर्क्स देख रहा था। सैफ अचानक वहां आया था। उसे अपनी तरफ आता देखकर शहरी भी उठा। दोनों मुस्कुराकर बगल गए। तुम कब आए? सैरी सैफ अब उसके बराबर में बैठे पूछ रहा था। अभी आया हूँ, लाइबा के साथ उसे कोई काम था, शहरी मुस्कुराकर बोला। ओह, तुम तो आज इस्लामाबाद चले जाओगे सबके साथ? सैफ ने पूछा। उसकी निगाहें फर्श पर बिछे कालीन की तरफ जमी थी। ऑफ कोर्स, साथ ही जाऊंगा। अब मैं अकेले 2 अपार्टमेंट में रहने से रहा। हाँ, ये भी है। सैफ ने सर झटका। अचानक शहरी के मोबाइल पर रिंग हुई। डैड कॉलिंग। उसने एक गहरी सांस लेकर अपना लहजा खुशगवार किया, फिर कॉल अटेंड की। हेलो डैड। यकदम ही उसके लहजे में बेजारी दर आई थी। डैड, मैं अभी वापस नहीं आ सकता, प्लीज, वो इल्तजाई लहजे में कहता अब लाउंज से बाहर निकला। सैफ भी अब सोफे से पुश टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। उसके चेहरे पर आज उदासी थी। शुक्र है तुम सैलून के लिए नहीं निकली, नहीं तो आज पूरा दिन मुझे मम्मी से डांट पड़ती। अनमता पीले रंग का हल्का जोड़ा जेब तन किए बेड पर बैठी थी, और लाइबा उसके बराबर में बैठी चेहरे पर खुफकी लिए बोल रही थी। सैफ, ये आर्ट पेंटिंग किसकी है? शहरी एक आर्ट पेंटिंग के नजदीक खड़ा गहरी नजरों से उसे देखते पूछ रहा, जिसमें एक जाजिब शख्सियत मर्द सियाह रंग के ट्रैक सूट में मलबूस एक घोड़े पर बैठे दिखाई दिए। इस पेंटिंग में कुछ था, उसकी बनावट, उसका स्टाइल, और आर्टिस्ट के आर्ट वर्क की एक अलग पहचान होती, जो उसके आर्ट वर्क को बाकी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से मुख्तलिफ बनाता है, और ये उसकी एक खास पहचान होती है। ये तर्ज, ये बनावट, सब सब ये नीले रंग से की गई आउटलाइन, ये तो मेरा स्टाइल है, नीले रंग की आउटलाइन।
ये मेरे चचा शहीद मेजर आजम हाशमी साहब की है, सैफ फखरी अंदाज में कहता अब उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ। लेकिन शहरी अभी भी बिना पलके झपकाए उस पेंटिंग को देख रहा था। ये पेंटिंग किसने बनाई है सैफ? वो खोया खोया सा पूछ रहा था, निगाहें उसी पेंटिंग पर जमी थी। और और ये घोड़ा वार्म ब्लड, ये घोड़ा मेरा पसंदीदा है। ये तो मैं नहीं जानता कि किसने बनाई है। वो भी अब उसी पेंटिंग को देख रहा था। क्या मैं इस पेंटिंग की एक तस्वीर ले सकता हूँ? वो अभी भी उसी पेंटिंग में खोया था, वो पेंटिंग उसे अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ, ले सकते हो, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं कर सकते। सैफ अब के संजीदा सा बोला था। ओके, नहीं करूंगा, शेरी ने कहते साथ ही मोबाइल निकालकर एक तस्वीर क्लिक की। टू बी कंटिन्यूड। लाइबा लाउंज में दाखिल हुई, उसके आते ही वो दोनों वापसी के लिए निकले थे। शेरी, तुम चुप चुप क्यों हो? वैसे तो इतना बोलते हो। लाइबा एक नज़र शेरी को देखते फिक्रमंदी से बोली थी, जो बड़ी ध्यान से ड्राइव कर रहा था। उसे लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग की आदत थी और पाकिस्तान में हर गाड़ी राइट हैंड स्टीयरिंग की थी। बोलता तो हूँ, वो वैसे ही सामने विंडो पर नजरें जमाए बोला था। लाइबा ने फिर से नजरें उठाकर उसे देखा। वो कुछ बदला बदला सा था। वो अब पहले की निस्बत कम बोलता था। उसने फौरन सर झटक कर एक गहरी सांस ली। भला वो क्यों उसके बारे में इतना सोच रही थी? आप समझ गए हैं ना किस तरह के क्लिप्स चाह रहा हूँ मैं? जी सर, हम समझ गए हैं। उसकी बात पर मूवी मेकर ने कहते साथ ही सर इस बात में हिलाया। बारात की गाड़ियां बाहर तैयार खड़ी थी। शायरी तैयार साहब मूवी मेकर्स को हिदायत दे रहा था, जिस तरह की मूवी उसे चाहिए थी। सब आहिस्ता आहिस्ता अब गाड़ियों में बैठ रहे थे। राहिम, लाइबा और फातिमा पहली गाड़ी में सवार थे। इसहाक साहब और शहरी एक गाड़ी में, और फारिस, जिहान, सालार और हाशिम सब अपनी फैमिलीज के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में थे। बाकी सब मेहमान पिछली गाड़ियों में। सब मेहमानों के बैठते साथ ही बारात रवाना हुई। हॉल तक की ड्राइव 5 मिनट की थी। 3 मिनट का फासला बाकी था। शहरी पिछली गाड़ियों में बैठे लड़कों के साथ मुसलसल राब्ते में था। उसके इशारा करते ही सब लड़कों ने एक साथ गाड़ी के विंडो से हाथ बाहर निकालकर फायरवर्क्स चलाई थी। साथ ही उनकी मूवी बनाई जा रही थी। अब उन फायरवर्क्स से निकलते स्पार्कल्स रात के उस अंधेरे में रोशनी और खूबसूरती बखेरते हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी की चारों विंडो से फूटते वो फायरवर्क्स के स्पार्कल्स काफी हसीन और दिलकश नजारा थे। सड़क के अतराफ में चलते लोग अब मुड़ मुड़ कर इश्तियाक से उन बारात की गाड़ियों को देख रहे थे, जो सजी संवरी रोशनियां बखेरते कतार दर कतार सड़क से गुजर रही थी। हॉल के नजदीक पहुंचते ही अब ढोल वाले अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए थे। सब लड़के भी अब बाहर आने लगे थे। अब ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे। राहिम भी मुस्कुराता हुआ अब अपनी गाड़ी से बाहर आया था। अब वो दरमियान में खड़ा था, बाकी सब उसके अतराफ में भंगड़े डाल रहे थे। अंदर हॉल में एकदम हलचल मची थी। बारात आ गई। अब वो सब भी बारात देखने के लिए इश्तियाक में चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते बाहर की तरफ बढ़े थे। कासिम, शहरियार, फारिस, सालार और जिहान सब भंगड़े डालने में मसरूफ थे। हाशिम अपनी कोई कॉल सुनने गया था, लेकिन फारिस का कहना था कि हाशिम को भंगड़े डालने नहीं आते, इसीलिए वो बहाने से कॉल सुनने का कहकर गया। अजलान बारात का सुनते ही बाहर आया था। आखिर दोस्ती भी तो निभानी थी। वो आते ही सबसे पहले इसहाक साहब से मिला था। फिर वो उन सब की जानिब बढ़ते साथ ही सबसे मिलकर बगल गैर हुआ। फिर उसने भी मुस्कुराते हुए भंगड़े शुरू किए थे। सैफ भी अब वहीं आया था। आखिर वो क्यों पीछे रहता? बहन के जाने का दुख अपनी जगह, लेकिन उससे अब्दुल्ला दीवाना भी तो बनना था। आसमान पर आतिशबाजी के नज़ारे दिखाए गए। ये सारे प्लान शहरियार और कासिम ने मिलकर बनाए थे। अब सब अंदर की तरफ बढ़े थे। फाइजा, आमना और सादिया एंट्रेंस पर ही बाकी लड़कियों के हमरा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। एंट्रेंस पर ही उनका इस्तकबाल फूलों के पत्तियों से बड़े जोशो खरोश के साथ किया गया। हॉल में नजरें दौड़ाएं तो हॉल काफी वसी और शानदार था। हल्के ऑफ वाइट कलर की तर्ज पर सजा ये हॉल काफी दिलकश दिखाई देता था। हर तरफ कीमती फानूस डेकोरेशन पीसीस, कुछ दीवारों पर आवेजा बड़े बड़े आईने, वॉक पाथ से स्टेज तक बनाया गया हसीन ट्रैक, जिसके इर्द गिर्द सुर्ख और ऑफ वाइट कलर के फूलों से सजावट की गई थी। स्टेज पर वो नीली आंखों वाली लड़की सजी संवरी बैठी, सुर्ख अरूसी कामदार लहंगे में मलबूस, हाथों में सुर्ख चूड़ियां पहने, सुनहरी जेवरात, सुर्ख दुपट्टे के हाले में दमकता उसका खूबसूरत चेहरा। पलकें झुकाए वो बहुत हसीन लग रही थी।
लाइबा सुनहरी रंग के लहंगे में बलबूस, साथ महरून रंग का दुपट्टा लिए, खुले बाल जिनमें थोड़े कर्ल्स किए गए थे, वो तैयार सी बेसाख्ता ही चेहरे पर मुस्कुराहट लिए स्टेज की तरफ बढ़ी। वो प्यारी लग रही थी। हुनैन भी हनैन भी गुलाबी रंग की टखनों तक आती लंबी फ्रॉक में मलबूस, जिस पर हल्का जरी का सुनहरी रंग का काम था। हम रंग दुपट्टा तैयार सी वो भी अब लाइबा के साथ ही स्टेज की तरफ बढ़ी थी। फातिमा अब बाकी मेहमानों से मिलने लगी थी। अनमता, तुम तो पहचान में नहीं आ रही। मैं सोच रही हूँ भाई कैसे पहचानेंगे तुम्हें। लाइबा ने उसके बराबर में बैठते साथ ही सरगोशी की थी। अनमता धीरे से मुस्कुराई। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, लाइबा ने फिर से उसके करीब होकर कहा। हनैन भी उसकी दूसरी तरफ बैठी थी। वो दोनों बड़े मजे से मुसलसल उससे बातें कर रही थी। जब फातिमा वहां आई, लाइबा बेटा, उनका आंखें दिखाना ही काफी था। अब लाइबा अनमता के साथ बैठी थी लेकिन खुद पर कंट्रोल की। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, फातिमा शफकत से मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। वो भी मुस्कुराई, साथ ही उन्हें सलाम किया। फातिमा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेहमान भी स्टेज पर आकर उस प्यारी सी दुल्हन से मिलने लगे थे, जो पूरे जाहो जलाल के साथ सजी सवरी तमकिनत से पलके झुकाए उस खूबसूरती से सजे स्टेज पर बैठी थी। हया, जुमर और उमामा भी अब उसके साथ ही बैठी मुस्कुरा रही थी। कैमरामैन साथ साथ इन खूबसूरत लम्हात को कैद करने में मसरूफ दिखाई देता था। थोड़ी ही देर में खाना लगा दिया गया था। अब सब मेहमान खाने में मसरूफ दिखाई देते थे। आमना और लाइबा स्टेज पर ही बैठी खाना खा रही थी, साथ ही अनमता को भी खिला रही थी। धीमा धीमा संगीत पूरे माहौल में एक अलग ही तासुर बखेरे हुए था। जब राहिम दुल्हा बना, ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में मलबूस, जिस पर हल्का काम था, अजलान, कासिम और बाकी सबके हमरा अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। वो अब कदम उठाता मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। अभी तक उसने एक नजर भी उसे नहीं देखा था। सुनहरी आंखें उठी और सामने वही थी। सुर्ख रंग लहंगे में मलबूस, साथ सुनहरी जवाहरात, हाथों पर लगी गहरी सुर्ख मेहंदी, सुर्ख चूड़ियां, नजरें झुकाए वो दुल्हन के रूप में स्टेज पर बैठी। राहिम, आप जानते हैं मैं भी बात नहीं कर सकती। वो मुस्कुराया था। उसे बेसाख्ता ही उसकी कही गई कल वाली बात याद आई थी। अब वो मुस्कुराता हुआ स्टेज से स्टेज तक आया था। दोनों एक साथ स्टेज पर बैठे मुकम्मल दिखाई देते थे। वो मुस्कुराते हुए सबसे बातें कर रहा था और वो चुपचाप सी खामोशी से बैठी थी। आमना दूध पिलाई का गिलास एक खूबसूरती से सजे स्टेज से थाल में उठाए लाई थी। उसके साथ ही बाकी लड़कियां भी। दूध पिलाई का नेक अलग से होता है। राहिम ने भी गिलास उठाया ही था जब आमना मुस्कुराहट दबाए बोली। राहिम बेसाख्ता ही हंसा था, साथ ही अजलान को देखा, वो भी मुस्कुराहट दबाए रह गया। आज भी उन्हें मुंह मांगा नेक मिला था। सैफ थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। आंखें सुर्ख, वो किसी भी पल रो देने को था। हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की या उनके साथ आकर बैठने की। आज वो जाने वाली थी। एक वही तो थी जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करता था। आज उसकी बहन की रुखसती थी। वो बहुत दूर जाने वाली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, जहां सब खड़े मुस्कुरा रहे थे और वो राहिम के साथ बैठी थी। उसने उठते कदम वापस मोड़े थे। वहां जाने का इरादा तर्क करते वो हॉल से बाहर आया था। सारे बंद टूट गए थे। हौसला जवाब दे गया था। वो अब रो रहा था। उसने पलके उठाकर देखा, वहां सब थे, वो नहीं था। आमना उसके बराबर में खड़ी थी। आप ही? अनमता ने धीरे से आमना को पुकारा। हाँ। आप ही? सैफ कहाँ है? सैफ यही होगा। आमना ने भी इधर उधर नजरें दौड़ाई। बाहिर होगा शायद। आप ही उसे बुलाएं। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। मैं बुलाती हूँ, तुम फिक्र ना करो, वो यही होगा। आमना ने कहते साथ ही शायरी को आवाज दी। जी आप ही। वो फौरन उनके पास आया था। शहरी, तुम्हें पता है सैफ कहाँ है? जरा उसको बुला लाओ। जी आप ही, मैं भी बुलाता हूँ, शहरी कहते साथ इस्पात में सर हिलाए बाहर की तरफ बढ़ा था। उसकी नजरें अभी भी वहीं जमी थी जहां से शहरी अभी अभी निकला था। राहिम ने रुख उसकी तरफ किया, जो थोड़ी से परेशान दिखाई दे रही थी। सब ठीक है? उसने चेहरे पर फिक्रमंदी लिए धीरे से पूछा। राहिम, सैफ अभी तक नहीं आया। सब हैं यहाँ, वो नहीं है, पता नहीं कहाँ है। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, आवाज में लर्जिश और कपकपाहट बाजे थे। आप परेशान मत हो, वो यही होगा। सैफ, तुम यहाँ बैठे हो, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। शहरी उसके सर पर खड़ा कह रहा था, जो दीवार की तरफ रुक किए खड़ा था। उसने फौरन आंखों से आंसू साफ किया और रुख शहरी की जानिब फिरा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, वो रो रहा था। शहरी ने उसे देखते साथ मुस्कुराहट दबाए अपना सर खुजाया, साथ ही पूछा, तुम रो रहे हो? खामोशी, गहरी खामोशी।
वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सैफ। अच्छा मुझे बताओ क्या बात है, मुझसे तो शेयर करोगे ना तुम? अब के वो संजीदगी से बोला था। सैफ ने पलके उठाकर उसे देखा। शहरी, वो मेरी बहन है, वो आज चली जाएगी। उसे कहते साथ ही फिर से रोना आया था। शहरी ने उसे फौरन खुद से लगाया। सैफ रो मत, देखो उन्हें नई जिंदगी के लिए दुआ दो। एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था, और इस्लामाबाद को ये इतना दूर तो नहीं। तुम जब मर्जी जा सकते हो उनसे मिलने। सैफ अब उससे अलग हुआ था, उसके चेहरे पर अब खौफ की थी। तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए इतनी आसानी से सब कह रहे हो। वो शहरी पर अपना हल्का फुल्का गुस्सा निकालता अंदर की तरफ बढ़ा था। शहरी ने मुस्कुराहट जब्त की और उसके पीछे आया। अब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। चेहरे पर पानी की छींटें मारी, खुद को नॉर्मल करता वो वापस बाहर आया था। वो अब एंट्रेंस से दाखिल होता स्टेज की तरफ आ रहा था। वो उसे दिखाई दिया था, सामने से लोग इधर उधर गुजर रहे थे। वो बेसाख्ता ही उसे देखने के लिए फिक्रमंदी से अपनी जगह से उठी थी। राहिम भी साथ ही उठा। वो अपस्टेयर से चढ़ता ऊपर आया था। सैफ, उसके लब हिले थे। सैफ की आंखें सुर्ख थीं, वो रोया था। सैफ ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। नीली आंखों में भी अब आंसू तैरने लगे थे। सब रुखसती की तैयारी करने लगे थे। आमना फौरन सैफ के पास आई, उसका हाथ पकड़कर अब अनमता के पास लाई थी। मम्मी, देख रही हैं आप, वैसे कितना लड़ते हैं, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। अब जरा आप इन दोनों की आंखें देखें। आमना की आवाज भी भर आई थी। और अमता के बराबर में खड़ी सादिया से कह रही थी, उनकी आंखें भी भरने लगी थी। सैफ भी साथते ही अब सादिया से लिपटा था। वो रो रहा था। वो मोहब्बत से उसके बाल सहला रही थी, साथ ही अपनी आंखों में आए आंसू भी साफ कर रही थी। अनमता भी अब रोने लगी थी। आमना ने आगे बढ़कर उससे गले लगाया। वैसे दोनों इतना लड़ते हो, और अब देखो। आमना अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते बोली थी। सब खड़े इस मंजर को देख रहे थे। सैफ सादिया से अलग हुआ था। वो अब अनमता के सामने खड़ा था। मैंने कहा था ना, तुम चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने कहते साथ ही आंसू साफ किए। वो उसे ही देख रहा था। उसने भी पलकें उठाई। मुझे फर्क पड़ता है। जब मैं यूनी से वापस घर आऊंगा तो तुम नहीं मिलोगी। अब कोई मुझे तंग नहीं करेगा कि सैफ मुझे यहाँ जाना है, सैफ वहां ले चलो। कोई मेरे साथ लड़ने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा जिससे मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगा। आई विल मिस यू सो मच, माई क्राइम पार्टनर सैफ्स कप केक। वो कहते साथ ही हंसा था। आंखों में आंसू भरे थे। अब इतना मत रो, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। वो अब शरारत से उसके करीब होकर बोला था, साथ ही उसके सर पर हाथ रखा। वो उसे देखते मुस्कुराई थी। आप मेरी बहन का ख्याल रखेंगे हमेशा, प्रॉमिस करें। उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आने देंगे। वो अब संजीदा सा राहिम से मुखातिब था, जो अनमता के बराबर में खड़ा मुस्कुराते हुए उन दोनों को दिख रहा था। मैं वादा करता हूँ, कभी नहीं रोने दूंगा। हर तकलीफ को इससे पहले मुझसे गुजरना होगा। वो अनमता का हाथ थामे कह रहा था। मौलसिम साहब भी अब साथ आकर खड़े हुए थे। फाइज, अजलान, दादी जान सब वहीं मौजूद थे। मौलसिम साहब ने भी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और बोले, हमारे घर की छोटी और लाडली बेटी अनमता, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि तुम उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी हो। मुझे अपने किए गए फैसले पर पूरा यकीन है राहिम। उन्होंने कहते साथ ही मुस्कुराते हुए दोनों के सर पर हाथ रखा और अनमता का हाथ राहिम के हाथ में दिया। दादी जान की आंखें भी अश्कबार थीं। वो भी बार बार आंखों पर लगा चश्मा हटाकर आंसू साफ करती, फिर उसकी तरफ बढ़कर उसे खुद से लगाया और दुआएं दी। आहिस्ता आहिस्ता सब उससे मिले थे। वो 4 साल पहले उनके घर आई थी, और ताल्लुक सदियों पुराना लगता था। राहिम भाई, शरी ने राहिम के करीब होकर सरगोशी की। मैं कासिम भाई, हयात भाभी और लाइबा के साथ पहले जा रहा हूँ कुछ अरेंजमेंट्स देखने। ओके, राहिम ने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वो चारों उन सबसे पहले निकले थे। इस्लामाबाद की मसाफत 3 घंटे की थी। थोड़ी ही देर बाद रुखसती हुई थी। अब वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे थे। राहिम ड्राइव खुद कर रहा था और वो थोड़ा उदास थी। ऐना, तुम ठीक हो? खाना खाया तुमने? वो भी एक नजर उस पर डाले बोला था। जी खाया था, वो अपने मेहंदी लगे हाथों को देखते बोली। थक गई हो? एक और सवाल। नहीं, थकी नहीं हूँ, वो भी अब उसे देखते बोली थी। नींद आ रही है? वो उसके लिए फिक्रमंद था। उसका जोड़ा बहुत हैवी था। नहीं, नींद भी नहीं आ रही। अब की बार वो मुस्कुराई थी, साथ ही उसका बाजू अपने हाथों में मुकीद किए कंधे से सर टिकाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, वो पुरसकून से बोली थी। सफर काफी तवील था। राहिम ने एक नजर उसे देखा, जो उसका बाजू था मैं कंधे से सर टिकाए पुरसकून से बैठी थी। होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। हमारा एक सफर ऐसा ही तवील था।
लेकिन उस रात तुम बिल्कुल खामोश थी। उसने दिल में सोचा, शायद वो कोई भी पुरानी तल्ख याद दोहराना नहीं चाहता था। तुम्हारी खामोशी मतलब बेरंग साथ है। 3 घंटे की तवील मुसाफत के बाद रात के 2 बजे उनकी गाड़ियां बैक वक्त सुल्तान मैंशन के बाहर आकर रुकी थी, जिसमें से वो सब अब बाहर आते दिखाई दी। सुल्तान मैंशन बाहर एंट्रेंस से खासा पुरकशिश और खूबसूरत दिखाई देता था। राहिम ने बाहर आकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और उसके लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो भी अब उसका हाथ थामती बाहर आई थी। अचानक सुल्तान मैंशन के मुख्तलिफ हिस्सों से फायरवर्क्स चली थी। आहिस्ता आहिस्ता अब आसमान पर भी आतिशबाजी का नजारा दिखाई देने लगा था। वो सब वहीं खड़े इश्तियाक से उस खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। अनमता भी चेहरा ऊपर किए उस मंजर को देख रही थी। फिर वो सब मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़े थे। फूलों की पत्तियों से कासिम हयात लाइबा और शहरियार ने उनका इस्तकबाल किया था। वो भी मुस्कुराते हुए राहिम का हाथ थामते अंदर दाखिल हुई। वो वैसे ही सजी संवरी हयात और लाइबा के साथ अब कमरे में दाखिल हुई थी। निगाहें कमरे में इधर उधर दौड़ाई। वो उस घर का मास्टर बेडरूम था। पूरा कमरा नीले रंग की तर्ज पर बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया। वो मुस्कुराई थी। अब वो बेड पर ही बैठी थी। लाइबा और हयात जा चुकी थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। कुर्ता पजामे में मलबूस शेरवानी हाथ में लिए उसने अब पास रखे काउच पर डाली, साथ ही बेड की तरफ बढ़ा। सुनहरी आंखें उसी पर जमी थीं। वो उसके साथ थी। यह एहसास ही कितना खूबसूरत था। राहिम ने हाथ बढ़ाकर ड्रॉर से एक नीले रंग की मखमली डब्बी निकाली। वो अब उसके सामने खड़ा था, साथ ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसने भी मुस्कुराते हुए अपने नाजुक से मेहंदी लगे हाथ उसके हाथ में दिए। पलकें अभी भी झुकी थी। वो अब उसके हाथ थामे बेड से नीचे उतर आई थी। वो दोनों टेरेस की तरफ बढ़े थे। राहिम ने आगे बढ़कर वो कदावर दरवाजा बाहर की जानिब धकेला, जो खुलता चला गया। नीली आंखें खुशी के आलम में फैली थी। वो बालकुनी खासी वसी और खूबसूरत थी। तुम्हें याद है बचपन में दादो क्या कहती थी? वो उसकी जानिब झुककर धीरे से बोला था। साथ ही दोनों ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। दादू कहती थी कि कहानियों वाली परियां सच में होती हैं, और वो कभी ना कभी मुझे भी जरूर मिलेगी। कहते साथ ही उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मैं हंसता था उनकी बात पर। मैं कहता था दादू परियां नहीं होती। वो दोनों अब उस वसी बालकुनी के दरमियान में खड़े थे। लेकिन परियां सच में होती, वो कहते साथ ही एक घुटने के बल फर्श पर बैठा था। वो होठों पर मुस्कुरा मासूम सी मुस्कुराहट और नीली आंखों में हल्की सी नमी लिए उसे देख रही थी। राहिम ने मखमली डिब्बी खोली थी। अचानक आसमान पर फिर से आतिशबाजी के नजारे दिखाई देने लगे थे। मंजर काफी हसीन था और आज वाकई मंजर में सिर्फ वो दोनों थे। आज कोई सहर नहीं बल्कि हकीकत थी। आज वो उसके सामने खड़ी थी। इंतजार खत्म हुआ था। सियाह आसमान पर सजी तारों की चादर तले चांद भी उन्हें इश्तियाक से देख रहा था। वो जो अनमता का राहिम था और वो जो राहिम की अनमता थी, आज अनमता राहिम हुए। अनमता ने नजरों का रुख उसके चेहरे से अब डिब्बी की तरफ किया। एक ब्लू डायमंड रिंग उस नीली मखमली डिब्बी में दमक रही थी। वो फिर से मुस्कुराई थी, साथ ही निगाहें उठाकर उसे देखा। सुनहरी आंखें नीली आंखों से मिली। वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अंगूठी मखमली डिब्बी से आजाद की, साथ ही उसे अंगिश्ते दिल में पहनाई। उसकी मेहंदी लगे हाथ में वो अंगूठी बेहद हसीन लग रही थी। धीरे से उसका अंगूठी पहना हाथ लबों से लगाया। अब वो उठा था। मुस्कुराते हुए उसका हाथ नरमी से थामे उसने उसे आहिस्ता से गोल घुमाया था। वो घूमते हुए मुस्कुरा रही थी। आज वो जिंदगी जी रहा था। जिंदगी की खूबसूरती, जिंदगी के रंग, मोहब्बत का एहसास उसने सुने जरूर थे, लेकिन महसूस आज किए थे। फिर वो ठहरी थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है तुम्हें टेरेस कितने पसंद है, वो अब नीली आंखों में देखते कह रहा था। ऐसे सोचने वाली बात है, जो तुम्हें पसंद होता है वो मुझे भी कैसे पसंद आ जाता। वो उसके कंधों पर झुक कर बोला था। वो दोनों अब कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं तुमने सच में तो मुझ पर सहर नहीं किया? उसने मुस्कुराहट दबाए फिर से सरगोशी की। वो भी आंखों में खुफकी लिए उसे देख रही थी। वो कुछ कह रहा था। कभी वो मुस्कुराती थी, कभी खफा हो जाती थी। चांद भी मुस्कुराहट दबाए अभी तक उन दोनों को तक रहा था। वो कमरे की तरफ बढ़े थे। बालकनी का दरवाजा मुकफिल हुआ। हेलो। यस मॉम। यस मॉम, आई एम फाइन। यस। व्हाट? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? डैड मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? वो तैश के मारे अपना सर हाथों में गिराए बोला था। आपने भी मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आप अच्छे से जानती हैं मैं अभी शादी नहीं करूंगा, और अभी हद से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी और उसकी नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। नो मॉम, अब मैं डैड की किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ।
वो गुस्सा होते हैं तो होते रहें, उनके बिजनेसेस के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी हरगिज बर्बाद नहीं करूंगा। और अबीहा से शादी, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अचानक से उसकी नजर दरवाजे में खड़ी लाइबा पर पड़ी। अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। एकदम कमरे में खामोशी छाई थी। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो मम्मी बुला रही हैं तुम्हें, तुमने खाना नहीं खाया, हम वेट कर रहे हैं, वो कहते ही बाहर निकल गई थी। उसने जब से एक बार फिर सर झटका। पता नहीं वो कब से वहां खड़ी थी, उसने सुन लिया होगा सब। वो पुरफुसों सा सोचों में घिरा बाहर निकला था। हाँ भाई, बरखुरदार, तुम क्या कर रहे हो आजकल? शहरियार इसहाक साहब के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था जब उन्होंने पूछा। फातिमा और लाइबा खाना लगाने में मसरूफ थी। मामू जान, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। इसके अलावा कभी कभी ऑफिस भी चला जाता हूँ जब यूनिवर्सिटी से ऑफ हो। और अपनी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी भी मैं खुद ही फराहम करता हूँ। वो पूरा एतमाद सा मुस्कुराते हुए बोला था। लाइबा और फातिमा अब खाना लगाने के बाद खुद भी आ बैठी थी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्कुराते हुए बोले थे। और तुम्हारी मम्मी ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मॉम ठीक है। मेरी अभी बात हुई थी। अच्छा चलो शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं कर पाते, बिस्मिल्लाह पढ़ो। वो नरम लहजे में कह रहे थे। शहरी ने भी सर इस बात में हिलाया, साथ ही एक नजर उस पर डाली जो उसके सामने ही खामोश सी बैठी। फिर एक गहरी सांस लेकर प्लेट में बिरयानी निकाली। एक बंद और वसी सेलनुमा कमरा, जैसे कोई कैद खाना हो। हर तरफ खामोशी छाई थी, मगर इस खामोशी के बीच मेजर शाहिद नईम के कदमों की भारी चाप गूंज रही थी, जो उस तवील मेज के गिर्द दायरे में चक्कर लगा रहे थे। मेज के अतराफ में सजी हुई कुर्सियां, जिन पर मुल्क के मुहाफिज, लेफ्टिनेंट और मेजर्स खामोशी से बैठे। एक अनजाने खौफ के जेर असर अचानक मेजर शाहिद नईम की भारी और जलाल भरी आवाज ने खामोशी का तसलसल तोड़ा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब के दरमियान एक गद्दार मौजूद है, जिसने ना सिर्फ अपने वतन बल्कि अपने ईमान के साथ भी गद्दारी की। और हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे बीच वो गद्दार कौन है। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते साथ ही सरबराही कुर्सी की जानिब ठहरे थे, जहां से सबके चेहरे वाजे दिखाई देते थे। आप सबके सामने एक एक कैप्सूल रखा गया। एक मखसूस कैप्सूल जो जहरीला है, वो उस गद्दार के सामने रखा गया है, जिसे खाते ही उसकी मौत वाजे हो। उनकी आवाज खासी सर्द थी। अगर वो खुद सरेंडर करना चाहता है तो सामने आए। उन्होंने कहते साथ ही एक सर्द नजर उन सबके चेहरों पर दौड़ाई। मेज पर रखी डिब्बियों पर सबकी नजरें जमी थी, जो सुर्ख रंग के कपड़े से रखी थी। एक बार फिर मेजर शाहिद नईम की आवाज गूंजी थी। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि वो कैप्सूल खा लें, और उसी लम्हे जैसे वक्त ठहर गया था, सब सिपाहियों ने अपने सामने रखे कैप्सूल को सुर्ख रंग कपड़े से आजाद करके निकला था। कैप्टन फराज मुजीब का हाथ लरसने लगा था। माथा पसीने से शराबूर, आंखों में खौफ, उसके अंदरूनी राज की लर्जिश उसके झूठे वजूद को बेनकाब कर रही थी। तलहा की निगाहें उसी पर जमी थी। वो फरार की कोशिश में था। वो उठा था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, तलहा ने अपने मजबूत हाथों का मुक्का बनाकर उसके मुंह पर रसीद किया। सब सिपाही शौक के आलम में उसे देखने लगे थे। वहां मौजूद सिपाहियों में से सिर्फ तलहा और मेजर शाहिद नईम को इस बात की खबर थी कि गद्दार फराज मुजीब था। ये लम्हा ना सिर्फ फैसला कुन था, बल्कि दिलों को झंझोड़ देने वाला भी था। जब सच्चाई और गद्दारी का तसादुम हुआ, जब दिलों की अंदरूनी कैफियतें जाहिरी सूरत में उभर आई। शहरी के मोबाइल पर रिंग हुई। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। आंखें मसलते हुए देखा, सुबह के 9 बजे थे। सैफ कॉलिंग। फजर पढ़कर तो वो सोया था। उसने बेजारी से कॉलर अटेंड की। हाँ हेलो सैफ। शहरी, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से सवाल हुआ था। सो रहा था, तुम बताओ कोई काम है? उसकी आंखें बंद थी। वो वैसे ही बेड पर उल्टे लेटे पूछ रहा। नहीं, काम तो कोई नहीं है, वैसे ही कॉल की थी मैंने। बोलते साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट की। शहरी ने मोबाइल कान से हटाकर एक नजर स्क्रीन को देखा, फिर सर झटक वापस मोबाइल साइड टेबल पर डाल दिया। जैनी सैफ के पैरों में घूम रही थी, और वो बेजारी से बैठा था। देखा, तुम्हें भी छोड़ गई ना? दूर हो जाओ जैनी, वो आहिस्ता से कह रहा था। लेकिन जैनी म्याऊं म्याऊं करती उसके पैरों में घूम रही थी। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करने वाला। तुम भी चली जाओगी, पता है मुझे, उसने कहते साथ ही जैनी को उठाकर गोद में लिया था। क्या तुम भी उसे याद कर रही हो? क्या तुम अभी जाना चाहती हो वहां? कहते साथ ही सैफ की आंखें खुशी के मारे चमकी थी। शायद उसे वहां जाने के लिए कोई बहाना मिल गया था। वो तैयार से आईने के सामने खड़ी नीली आंखों से अपना सर तपा जायजे में मसरूफ थी। गुलाबी रंग के जोड़े में मलबूस नुक सुक से तैयार, हाथों पर लगी मेहंदी, चूड़ियां, इयररिंग्स, वो बहुत खूबसूरत लग रही। तभी उसे आईने में राहिम का अक्स दिखाई दिया। वो शावर लेकर अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था।
सफेद रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस, टॉवल से बाल रगड़ती वो अब उसी की तरह पड़ा था। आईने से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। उसने शरारत से कहते साथ ही टॉवल काउच पर डाला और उसके दोनों हाथ थामे। वो पलके झुकाए मुस्कुराई थी। वो जब मुस्कुराती थी उसके दोनों गालों पर डिंपल वाजे होते थे। क्या कभी मैंने सोचा था कि कोई सुबह इतनी हसीन भी होगी? उसने धीरे से उसके करीब होकर कान में सरगोशी की। अगर मुझे जन्नत में तुम्हारे और 70 हूरों के दरमियान इंतखाब का मौका दिया जाए तो पता है मैं किसे चुनूंगा? उसका दिल एकदम जोर से धड़का था। पलके उठाए खौफ के आलम में घिरी वो उसकी सुनहरी आंखों में दिख रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। टू बी कंटिन्यूड।